इस क्लास में हम बात करेंगे फिनोमिना लाइट से रिलेटेड जो है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज दैट ये दो मीडियम को सेपरेट करने की बाउंड्री है और इसमें मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? ध्यान रखना कि यहां पर मीडियम चेंज होना चाहिए। मीडियम, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, कंडीशन मस्ट है कि मीडियम चेंज होना चाहिए। तो क्या होगा? अपने पाथ से ओरिजिनली इसको क्या, अगर स्ट्रेट लाइन मानते तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं निकल करके या तो थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगा या थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगा। जब लाइट ऐसे बेंड हो जाता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे जो 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बना रहा है इसे बोलते हैं नॉर्मल। जो इसकी तरफ आ रहा है रे, उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो यहां से जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई यहां पर क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल होता है? एंगल बिटवीन, कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है। किसके बीच में? सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल। किसके बीच में एंगल? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। अभी मैंने कहा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है, और ये बेंड क्या होती है? या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो अब कैसे याद रखें कि नॉर्मल से टुवर्ड्स बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी? तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। क्या? डर। डर याद रखना है। क्या याद रखना है? डर। डर का मतलब क्या है कि लाइट रे अगर डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसका क्या मतलब है? अगर डेंसर से डेंसर टू रेयरर जाएगी तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। उस केस में क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। क्या मतलब है डर का? कि अगर मान लो कि लाइट, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है, डर का मतलब क्या है? डेंसर टू रेयरर, और क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डर याद रखना है। तो अगर लाइट सपोज दैट ऐसे आ रही है तो होना क्या चाहिए था? इसको स्ट्रेट इस पाथ से निकल जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये मीडियम डेंसर है, ध्यान रखना, डेंसर टू रेयरर, और ये मीडियम रेयरर है, तो उस केस में क्या होगा?
उस केस में अवे फ्रॉम, ये नॉर्मल से और दूर हो जाएगा। अभी तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये और दूर हो जाएगा, नॉर्मल से देखो और दूर हो जाएगा। तो डर का मतलब क्या है कि अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। क्या बेंड हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो ये हुआ डर। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है, डेंसर टू रेयरर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया, ये जो है इसका उल्टा हो गया। क्या है ये? इसका मतलब क्या है कि ये मीडियम क्या है, अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, लाइट जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। जैसे मैंने डर लिख दिया, डर में क्या है, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ऐसे ही उसका उल्टा, अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करें, एक टर्म डिस्कस करते हैं और उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है? रेशियो होता है। तो ये क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and in given medium। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और किसी गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है? रेशियो होता है। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि म्यू जो हो जाएगा वो जाएगा C/V के इक्वल। और C क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने एक टर्म यूज किया, डेंसर और रेयरर। ध्यान रखना, डेंसर का मतलब क्या है? दो मीडियम का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और दो मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम को हम क्या कहेंगे? डेंसर कहेंगे। उस मीडियम को हम क्या कहेंगे? डेंसर कहेंगे। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम को हम क्या कहेंगे? रेयरर कहेंगे। जैसे अगर एयर की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, यानी कि 1.33 होता है। और ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ध्यान रखना, ये दो रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, प्योर नंबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, प्योर नंबर होता है। अब अगर देखो मैंने क्या कहा कि डेंसर कौन सा मीडियम है? दो मीडियम है, एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर कहलाएगा और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम रेयरर कहलाएगा। तो अगर मैं इन दोनों पेयर की बात करूं, देखो यहाँ पे इसका 1.33 है, इसका 1 है, तो वाटर एयर के कंपैरिजन में क्या है? डेंसर मीडियम है। लेकिन अगर वाटर और ग्लास का कंपैरिजन करें तो इसका 1.33 है और इसका 1.5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्लास ज्यादा डेंसर हो जाएगा। वाटर के कंपैरिजन में ग्लास क्या है? एक डेंसर मीडियम है, लेकिन एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या है? एक डेंसर मीडियम है। तो ये क्या है? कंपैरिजन है। कोई मीडियम हमेशा डेंसर नहीं होगा, कोई मीडियम हमेशा रेयरर नहीं होगा। डिपेंड करता है कि हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो मीडियम डेंसर कहलाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो मीडियम रेयरर कहलाएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात, आप लोग एक और चीज पढ़ते आए हैं, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये लाइट के केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में डिफाइन करते हैं, ना कि डेंसिटी के टर्म में। ध्यान रखना, यहां पर हम इस टर्म में, ऐसा हो सकता है कि कोई मीडियम का मास डेंसिटी ज्यादा हो लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, यानी कि रेयरर हो। लाइट के टर्म में क्या हो, वो रेयरर हो। ऐसा पॉसिबल है कि किसी मीडियम का दूसरे मीडियम में कंपेरिजन में मास डेंसिटी ज्यादा हो लेकिन लाइट के जब केस में क्या हो, वो रेयरर हो। ऐसा पॉसिबल है। तो एक बार फिर देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, या म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन बी, या सी की क्या होती है, 3 × 10⁸। अब देखो यहां से अगर मैं कहूं कि किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट निकालना है तो उससे क्या होगा, जैसे ग्लास की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट निकालो, तो अभी मैंने सीधे सीधे फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू क्या होता है, C/V। अगर ये यहां मल्टीप्लाई हो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/μ। C कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा, 1.5। तो V जो हो जाएगा वो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि V जो है, V क्या है, C/μ है, यानी V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। अगर किसी मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में लिखते हैं, और जब कंपैरिजन करके लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1μ2। 1μ2 को देखो यहां से पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये विद रेस्पेक्ट टू लिखा है, विद रेस्पेक्ट टू 1। और देखो 1μ2 किसके इक्वल होता है, ये होता है μ2/μ1। अगर लिखना है तो ध्यान रखना, बाद वाला अपन पहले वाला 1μ2 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, μ2/μ1 लिख रहे हैं। 1μ2 बाद वाला अपन पहले वाला, ऐसे याद रखना कि अगर कंपेयर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो ये क्या होता है, बाद वाला अपन पहले वाला। 1μ2 किसके इक्वल होता है, μ2/μ1 के इक्वल होता है। और ऐसे ही अगर मैं 2μ1 लिख दूं तो 2μ1 किसके इक्वल हो जाएगा, बाद वाला अपन पहले वाला, यानी कि μ1/μ2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो यहाँ μ2/μ1 है, यहाँ μ1/μ2, जब दोनों मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ये चीज 1 हो जाएगा। तो हमेशा 1μ2 × 2μ1 हमेशा 1 के इक्वल होगा, यानी कि 1μ2 जो होगा वो 1/2μ1 के इक्वल होगा। ये भी ध्यान रखना। इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देख सकते हैं। ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का ज्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे, हमेशा सेम प्लेन में होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में तीनों को ड्रॉ कर रखा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
and the normal all lies in सेम प्लेन। हमेशा किस में लाई करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और जो दूसरा लॉ होता है उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। जो दूसरा लॉ है उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, साइन थीटा कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, होप पढ़ा होगा। तो साइन थीटा यानी साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? ये सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके इक्वल होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? ये सेकेंड मीडियम, इसको पढ़ते कैसे हैं, यहाँ शुरू करते हैं। सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके इक्वल होगा। ये क्या कहलाता है? ये लॉ स्नेल्स लॉ कहलाता है। साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? 1 म्यू 2 के। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज अगेन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इस तरह से हमारे पास दो लॉ है रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होगा? हमेशा सेम प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होगा वो उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। और किसके इक्वल होगा? सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके इक्वल होगा। अगर ग्लास प्लेट के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है तब क्या होता है? देखिए, ग्लास प्लेट अगर ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर से ये किस चीज से मिलके बना होगा? अंदर से ये ग्लास से बना होगा और बाहर क्या है? एयर है। तो एयर के कंपैरिजन में अंदर का मीडियम क्या है? डेंसर। अब डर याद करो, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। एक बार फिर लिख दे रहा हूं, डर क्या है? यहाँ पे डर लिख दे रहा हूं। डेंसर टू रेयरर अगर लाइट जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और अगर रेयरर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अब सपोज दैट यहाँ पे एक लाइट आ रही है, अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधे ऐसे निकल जाता। यहां पर हम एक नॉर्मल कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अभी ये रे क्या है? ये रे रेयरर से डेंसर जा रही है। ये रे क्या है? रेयरर से डेंसर जा रहा है। तो रेयरर से जब डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगा। यहां पर हम फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या होगा? देखो, यहां पर तो एयर से ग्लास में गया, तो यहां से रेयरर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। लेकिन इस बाउंड्री पे ध्यान से देखो कि रे कहां से जा रही है? अंदर क्या है? ग्लास है, बाहर क्या है? एयर है। तो अब ये रे ग्लास से एयर में जा रही है,
यानी डेंसर से रेयरर जा रही है। तो अब क्या होगी, ये इसको जाना चाहिए था, ऐसे थोड़ा सा अवे होगा, ठीक। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसको ये कहलाता है इंसिडेंट रे, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो देखो यहां पर हम क्या देखते हैं, पहली बात तो ये जो बाउंड्री है जहां पे एयर से ग्लास में रे आ रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि रे क्या हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जा रही है। तो हमारी पहली चीज जो डर वाली पहली फॉर्मूला था, यहां पर क्या है, जब ये ग्लास से एयर में जा रहा है यानी डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है। और दूसरा क्या देख रहे हैं, ये जो इंसिडेंट रे का पाथ अगर कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो इंसिडेंट रे सीधे ऐसे लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो ये सीधे ऐसे निकल जाता। इमर्जेंट रे हम देखते क्या है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। ध्यान रखना, हम देखते क्या है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये एक दूसरे की क्या आ रही हैं, पैरेलल मिल जाती हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल मिल जाती हैं। ऐसे याद रख लेना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो शिफ्ट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम दोनों चीजें देख ली कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है और डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अब देख क्या रहे हैं कि लाइट अपने पाथ से भी क्या करती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। लाइट अपने पाथ से क्या होती है, बेंड हो जाती है। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, जैसे मान लो कि अगर वाटर है और वाटर के अगर बिल्कुल एंड पे यहां पर कोई क्वाइन है, सपोज दैट कोई क्वाइन है। अब मैं देखना चाहता हूं, बाहर से देख रहा हूं, तो ये कहां पर मुझे दिखाई देगा। देखो ये जो रे है जो सीधे सीधे 90 डिग्री पे आ रही है, ये रे तो सीधे निकल जाएगी। एक रे अंदर, ध्यान रखना, ये क्या है, वाटर है। यहां पर क्या मैंने लिया है, ये वाटर लिया है, और ऊपर क्या है, एयर है। और वाटर एयर के कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम है। वाटर क्या है, एयर के कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट यहां पे आएगा तो क्या होगा, अभी डेंसर से रेयरर जा रहा है, वाटर से एयर। मैंने एग्जांपल दे बताया था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयरर मीडियम है। जब ये इस बाउंड्री पे आएगा, इस बाउंड्री पे आएगा, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा ऐसे। अब ये रे याद करो, इमेज कहां बनता है, जहां पे दो रेज इंटरसेक्ट करती है। तो ये रेज आगे तो कभी एक दूसरे को कट करेंगे नहीं, लेकिन अगर पीछे बढ़ाएं तो मुझे दिखेगा क्या, यहां पर एक दूसरे को एक कट करती हुई अपीयर होंगी। तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये जो कॉइन यहां पर है वो मुझे यहां पर, क्योंकि इमेज इसका कहां बनेगा, यहां बनेगा, और इमेज चूंकि इसका यहां बनेगा, तो मुझे ये कॉइन कहां पे दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। ये चीज क्या हो जाएगी, इसकी जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, और ये क्या हो जाएगा, हमें जो इसकी गहराई दिखाई देगी वो इतनी ही दिखाई देगी। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ। क्या हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ हो जाएगा। यानी हमें जो महसूस होगा वो हमें इतना ही दिखाई देगा। यानी कि गिलास में अगर पानी भर लो और नीचे कॉइन रख लो, ऊपर से देखोगे तो कॉइन क्या होगा, ऊपर उठा दिखाई देगा, जो उसकी रियल हाइट होगी उससे ऊपर उठा दिखाई देगा। ये रिफ्रैक्शन की फिनोमिना के कारण होता है। किस कारण से होता है, रिफ्रैक्शन की फिनोमिना के कारण होता है। या पानी में टंकी है, अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसकी गहराई उतनी नहीं महसूस होगी जितनी एक्चुअल में होती है।
क्यों? क्योंकि जो उसका बॉटम होगा उसका इमेज क्या होगा, रिफ्रैक्शन के कारण ऊपर बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा तो आपको जो महसूस होगा वो केवल इतना महसूस होगा,